गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे। उसमें आज हम आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और ये सुधार क्यों हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किए गए, इसका भी हमें कारण पता होना चाहिए। तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और हमें आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपके आज क्लास 10th में है और कल ये आगे हर एक एग्ज़ाम में कवर होता है। आप चाहे कभी भी इकोनॉमिक्स लेंगे तब हमेशा ये पूछे जाते हैं और हर जगह इसकी रेलेवेंस है, इसलिए हमें हर टर्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक सुधार हमारे यहाँ पे अपनाए गए क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, या पहले आप ये सोचें कि आर्थिक सुधार होते क्या हैं। ये सोचने से पहले क्यों अपनाए गए, पहले ये सोचते हैं कारण क्या थे। तो 1991 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब हमारे यहाँ पर जब हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब थी, हमारे पास सिर्फ 14 दिन के पैसे बचे थे, जब हम सिर्फ आयात कर सकते थे 14 दिन का। उसके बाद हमारा खजाना बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं हमारे पास। तब हम सीधा मदद मांगने गए IMF के पास। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 में हुई और उसका उद्देश्य यही था कि जो भी अर्थव्यवस्था है और जिसका भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया, उसको ऋण देना अपनी शर्तों पर। और ऋण की जो शर्तें होती थी वो बहुत हार्श होती थी, मतलब बहुत कठिन होती थी। तो अब क्या करें, अब जब IMF के पास गए मांगने के लिए मदद तो IMF ने कहा कि मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपके सामने एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपको आर्थिक सुधार अपनाने पड़ेंगे अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, हम आर्थिक सुधार अपनाने के लिए तैयार हैं। और मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी ने हमारे यहाँ नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे हम कहते हैं आर्थिक सुधार के नाम से भी जानते हैं, जो 1991 में अपनाई गई थी। और ये उनका मॉडल भी है, जिसे हम राव सिंह के नाम से या मोहन राव के नाम से भी जानते हैं। 1991 का मॉडल है। अब आर्थिक सुधार होते क्या हैं? आर्थिक सुधार वो होते हैं कि जो अब हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें कुछ सुधार किए जाएं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पहले हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं था कि वो सुचारू नहीं चल रही थी, पर उसको सुचारू रूप से चलने के लिए वो स्पीड नहीं दी गई। कैसे? देखिए, हमारे यहाँ पर पहले लाइसेंस व्यवस्था थी कि हर उद्योग को स्थापना करने के लिए लाइसेंस अपनाना ज़रूरी है। अब लाइसेंस लेने के लिए सबको पेपर वर्क करना पड़ता। अब कागजी काम में इतना टाइम लगता, इतने धक्के खाने पड़ते कि लोगों की इच्छा ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने लाइसेंस लेना ही बंद कर दिया। गए अपने अपने सब छोटे मोटे खोल लेते, पर कोई लाइसेंस लेना नहीं चाहता था। फिर हमारे यहाँ पर क्या कोशिश की है कि हमारे यहाँ पे सरकार के संयंत्रों को ही बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्र को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया। उनको अपने साथ लेके नहीं चले सरकारी संयंत्र। तो इस कारण से भी हमारी अर्थव्यवस्था पीछे रही। फिर हमने अपनाया कि हम आत्मनिर्भर रहेंगे। आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे हमें क्या कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा पौधा होता है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी ही थी, तो हमें सबका साथ चाहिए था। अब हम अपने में ही सीमित रह गए और हमने दूसरे देशों से, दूसरे बाहर विश्व से हमने कोई भी ताल्लुकात नहीं बढ़ाए। तो इस कारण से हमारे कोई आयात निर्यात नहीं, इतना कुछ हम ज़्यादा उनसे आयात नहीं करना, कोशिश यही करना कि आयात हमारे अर्थव्यवस्था में ही हम बना पाएँ, बाहर से हमें कुछ नहीं लेना पड़े। अगर कोई चीज़ नहीं है जो बाहर मिल रही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई उसका स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन, उसकी जगह कोई और वस्तु का उपयोग कर लें, पर बाहर से हमें नहीं मंगानी पड़े। हमने ये अपनाया। अब इस कारण से क्या हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था रह गई। लेकिन इन आर्थिक सुधारों से, ये आर्थिक सुधार इसलिए अपनाए गए कि हमारी अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में कुछ सुधार किए जाएं, और जिसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्लेटफॉर्म पर एक पटरी पर आए और सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। तब हमारे यहाँ पे ये 3 शब्द अपनाए गए: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब मैंने आपको बताया कि लाइसेंस व्यवस्था थी उस समय। अब जब उस लाइसेंस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया तो हमारा ये क्या हो गया, उदारीकरण, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन।
उदारीकरण का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर उस समय लाइसेंस की जो व्यवस्था थी, जो 17 उद्योगों का नाम था, लिस्ट थी पूरी, उसमें 17 उद्योग थे और उनसे कहा जाता है इनको लाइसेंस देना ज़रूरी है। अब क्या किया सरकार ने, सिर्फ 5 उद्योग रखे मेन और बाकी सब पे से लाइसेंसिंग हटा दी। अब वो 5 उद्योग कौन से, आपके रक्षा के क्षेत्र के उद्योग, आपके खनिजों के उद्योग, ऐसे खनिज जो बहुत कम मिलते हैं, रासायनिक उद्योग, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स के पार्ट्स होते हैं या फिर एयरप्लेन के पार्ट्स होते हैं, उनके जितने भी उद्योग थे उन सब पे पाबंदी थी, उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी था, बाकी किसी उद्योग को लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था। इसे हम कहते हैं उदारीकरण। फिर मैंने आपको दूसरा क्या बताया था कि हम सिर्फ सरकारी संयंत्रों को आगे बढ़ावा देते हैं, निजीकरण को नहीं देते। अब हमने क्या करा, हमने निजी क्षेत्र को भी बुलाया और उन्हें कहा कि आप हमारे साथ मिलकर कार्य करो। तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे PPP मॉडल स्थापित है। अब PPP मॉडल का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जिसमें सरकार भी शामिल है, निजी क्षेत्र भी शामिल है और दोनों हाथ मिलाकर सहयोग से कार्य कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देख लो, स्कूल भी प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, तो दोनों क्षेत्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में एक दूसरे का सहयोग करके आगे कर रहे हैं। वैश्वीकरण, मैंने आपको बताया था बंद अर्थव्यवस्था थी, अपने में रहती थी। अब हमने क्या करा, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया और खोलने का मतलब है अब हमने वैश्वीकरण मतलब वैश्व वैश्व विश्व के आवरण में आ जाना या विश्व को अपने आवरण में लेने का कोशिश करना। जैसे एक रूम की बाउंड्रीज होती है ना, उस रूम को खोल दो तो उसकी बाउंड्री सब हटा दो तो हम दूसरे रूम से आके मिल जाएंगे, वैसे ही हमने अपने आप को विश्व से जोड़ दिया और हम लोगों से आयात तो अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने लगे। तो इस तरीके से हमने ये आर्थिक सुधार अपनाए जिनका नाम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पर ये क्यों अपनाए गए, देखिए पहला कारण हमारा क्या था इसको अपनाने का। हमारे यहाँ पे सबसे पहले राजकोषीय अनुशासन की कमी थी। अब ये राजकोषीय अनुशासन क्या होता है, हमारे खर्चे ज़्यादा थे और हमारे जो आय थी वो कम थी। हम बाहर से उधार लेते थे, उधार ले रहे हैं उधार ले रहे हैं, उधार बढ़ता जा रहा है और हमारी आय तो हो रही नहीं है, तो हमारे खर्चे तो ज़्यादा हैं और उधार भी नहीं चुका पा रहे। तो हमारे यहाँ पे राजकोषीय अनुशासन की कमी थी इस कारण से। दूसरा, व्यापार घाटा, निर्यात कम थे और आयात ज़्यादा थे। बाहर पे आयातों पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे। निर्यात जो करते थे वो ऐसे वस्तुओं का करते थे जिन पे हमें पैसे कम मिलते थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें ही कम थी। तो हमारे आयात तो हुए ज़्यादा और निर्यात हुए कम। अब आयात और निर्यात में जब डिफरेंस होता है, जब अंतर होता है, आयात ज़्यादा होता है तो हम इसका मतलब ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और हमारी आय तो हो नहीं रही। तो इस कारण से भी हम ये भी था हमारा आर्थिक सुधार मतलब आर्थिक सुधार अपनाने का। तीसरा था भुगतान संतुलन। हमारे यहाँ भुगतान संतुलन में तो जो था वो संतुलन नहीं था, असंतुलित हो गया था। मतलब हम बाहर वालों पे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। अब हमारे आयात ज़्यादा, बाहर से हम जो सहायता आती थी वो ज़्यादा, कर्जे ज़्यादा, तो हमारे पास सब चीज़ें कम होने लग गई। हमारे पास जो सोना था वो भी कम होने लग गया, तो अब हमारा भुगतान संतुलन भी गड़बड़ा गया। इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल श्रिंक होने लग गई, बिल्कुल नीचे जाने लग गई। नेक्स्ट कारण हमारे यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट कारण ये था कि आर्थिक सुधार अपनाने के लिए कि हमारे यहाँ पे गरीबी, बेरोज़गारी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हमारे कोष में पैसे कम थे। तब हमने ये तीनों स्थितियाँ अपनाई जिसका नाम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसके बारे में आपको ऊपर ही सारा कुछ समझा चुके हैं। फिर हमारे पास जब हमने ये सब अपना लिया, उसके बाद हमने एक नई अवधारणा अपनाई जिसका नाम था स्वदेशी की अवधारणा। अब स्वदेशी के बारे में आप सब जानते हैं। स्वदेशी का अर्थ होता है स्वयं के देश का, मतलब से अपने देश का ही प्रयोग करो। अब जब हमने वैश्वीकरण अपनाया तो उससे क्या हुआ कि हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आए और वो परिवर्तन क्या थे कि हमारे यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनीज आ गई। बहुराष्ट्रीय कंपनीज जो क्या करती थी, यहाँ आकर वो अपनी टेक्नोलॉजी से स्थापना करती थी। फिर हमारे यहाँ पर ही मतलब हमारे यहाँ पे पैसा कमाती थी और हमारे देश में ना लगा कर दूसरे देश अपने देश में पैसे को ले जाती थी। जिस कारण से क्या हुआ कि हमारे जो देश था
उसमें उसके उसका पैसा तो बाहर जाने लग गया। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम स्वयं के देश में बनाई हुई चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें कहते हैं हम स्वदेशी की अवधारणा, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि स्वदेशी जो शब्द था ये गांधी जी ये हमारे जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसमें भी प्रयोग किया गया था, जिसमें हमने ये कहा था कि हमें अपने स्वयं के देश का वस्तुओं को अपनाना चाहिए और बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। इसलिए इसमें भी ये कहा गया कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनके तो प्रोडक्ट का हमें बहिष्कार करना चाहिए और अपने देश की कंपनियों के प्रोडक्ट को अपनाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे अमूल है, हीरो है, बजाज है, गोदरेज है, टाटा है, पतंजलि है, इनका अपनाना चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे हमारे अंदर देश प्रेम की भावना आएगी और हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपने देश की ही चीज़ों का अपनाएं और ब्रिटिश और जितनी बाहर की देश की चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करें, जैसे हम पहले करते थे। फिर हमारे यहाँ नेक्स्ट आया ये तो मैंने आपको बता दी कि मांग बढ़ने लग गई। अभी भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एक नया शब्द आया जो हमारे जो पीएम है उन्होंने दिया, जिनका नाम है आत्मनिर्भरता। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि हम अपने देश की चीज़ों का ये अपनाएं, क्योंकि हम बाहर के देशों की चीज़ों को अपनाते हैं, उसको बढ़ाते हैं और उसी से हमें कई दिक्कतें का सामना करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि क्या बात है, सब जानते ही हैं, उसे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अब हमें यही कोशिश करनी है कि हम अब विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें और अपने देश की कंपनियों को बढ़ाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अगर अपने देश की कंपनियों का सामान यूज़ करेंगे तो उससे उनका उत्पादन ज़्यादा होगा, उनका उत्पादन तो नई यूनिट्स खोलेंगे तो वो रोज़गार को बढ़ावा देंगे, रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की आय होगी तो लोगों की जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा और उससे उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल होगी और इससे क्या होगा कि हमारे देश का निर्माण होगा और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना सकेंगे। और स्वदेशी की जो भावना होती है राष्ट्र प्रेम से जुड़ी होती है और जिससे क्या होता है कि आप अपने देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो और कोशिश यही करते हो कि अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज़, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे थे कि हमारे जो बाहर की कंपनीज आके हमारे देश में कंपनी लगाती थी तो वो क्या करती थी, हमारे देश के जो संसाधन था उनका प्रयोग करती थी, उनका शोषण करती थी और उनको यहाँ से रोज़गार वो हमें देती थी, ये हमारा फ़ायदा था। लेकिन वो क्या करती थी, हमारे ही संसाधनों का प्रयोग करती थी, हमारे ही शोषण करती थी और फिर हम सारा पैसा लेकर अपने देश में लगाती थी, हमारे देश में नहीं लगाती थी। ये इससे हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरी चीज़, हमारी संस्कृति को नुकसान हुआ था, हमारी सभ्यता को नुकसान हुआ था कि ना हम गलत चीज़ें सीखने लगे थे। लेकिन इससे ये भी फ़ायदा था कि हम ये जानने लग गए, हम दूसरों के आइडियाज़ को जानने लगे, दूसरों की बातों को जानने लगे, हमारा माइंड ब्रॉडन होता गया और हम अपने एक नई अवधारणा बनाई हमने, जिसमें हमने ये जाना कि एक व्यक्ति है वो परिवार बनाता है और परिवार ही समाज और समाज ही राज्य बनाता है। अगर व्यक्ति का कल्याण होगा तो वो तो परिवार का भी होगा, परिवार का होगा तो समाज का होगा और समाज का होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो विश्व का भी कल्याण होगा। इसकी ही तरफ हम अग्रसर होने लगे, मतलब हम व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाने लगे। छोटा व्यष्टि क्या है, एक व्यक्ति, और समष्टि क्या है, पूरा विश्व। फिर हमने पढ़ा कौशल विकास का मतलब होता है हर व्यक्ति के अंदर कुछ कौशल होते हैं, उनका विकास करना। जैसे अगर कोई पेंटर है और उसको पेंटिंग करना आता है, लेकिन उसको एक प्रशिक्षण देना, उसको एक दिशा दिखाना कि वो अपने कौशलों का विकास कर सके और उसे मानव पूंजी बनाना। अब पूंजी दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक पूंजी और एक होती है मानव पूंजी। और भी होती है जैसे प्राकृतिक पूंजी में आते हैं हमारे वन, समुद्र वगैरह आते हैं। और एक होती है हमारी भौतिक पूंजी जिसमें टेबल, चेयर, ये बिल्डिंग्स, डैम्स, सड़कें, ये सब आती हैं। और एक होती है मानव पूंजी। जब एक मानव को शिक्षित किया जाता है और वो स्वस्थ है और उसे प्रशिक्षण दिया जाता है और वो देश की उन्नति में कार्य देता है, योगदान देता है, कार्य करता है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, एक सुचारू रूप प्रदान करता है, उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पर कौशल विकास जो है वो मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट आपका आता है
और आपने कौशल विकास में एक चीज़ और है, आपने 15 जुलाई 2015 में हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हर वो युवा जो स्कूल छोड़ देता है या फिर स्कूल के बाद थोड़ा सा पढ़ना चाहता है या उसको कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, जैसे पार्लर कोर्सेस हुए, कंप्यूटर का कोर्स हुआ, सिलाई बुनाई का कोर्स हुआ, तो उसके लिए उसे कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उसे 3 महीने का कोर्स कराया जाता था, जिसके लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता था 8,000 रुपये। और उसके बाद 3 महीने बाद उस बच्चे उसको जिसने ये कोर्स किया उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि वो इस कला में उन्नत है, उस कला में वो माहिर हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं कौशल विकास। ये सब कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता था, जिसका उद्देश्य यही था कि जितने भी लोग हैं और वो बेरोज़गार हैं, तो वो इस अपने कौशल का विकास करने के बाद वो अपना खुद का रोजगार सृजन कर सकें। यही इसका उद्देश्य था। बस यही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, हमने शुरुआत की थी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, निम्न हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न है, हमारा जो जीवन स्तर है वो भी निम्न है। हमारे यहाँ पर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है, जन्म दर बहुत अधिक है, मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, लेकिन अब धीरे धीरे मृत्यु दर में थोड़ी कमी पाई गई है। सूचकांकों में हमने सुधार तो किया है, लेकिन अभी भी हम विकसित देशों के मुकाबले बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसमें हमें सुधार करना है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि ना आर्थिक सुधार क्या होते हैं, आर्थिक सुधार क्यों अपनाए जाते हैं, आर्थिक सुधार में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण ये सब क्यों अपनाए गए, क्या कारण थे, ये मॉडल क्या कहता है। फिर हमने पढ़ा स्वदेशी की भावना क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। हमने ये पढ़ा कि स्वदेशी की अवधारणा है वो राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देती है, और इससे फ़ायदा भी है, इससे नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि हम स्वदेशी जो अवधारणा है ये हमारे राष्ट्र प्रेम को दे रही है, और हम इसमें अब जो बाहर के देशों की जैसे जो वस्तुएं आती हैं उनका बहिष्कार करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे वैश्वीकरण अपनाया गया। वैश्वीकरण जो अपनाया गया उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जीवन कौशल क्या होता है, और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया और उसका क्या उद्देश्य होता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन वो भी आपकी रिकमेंडेशन पर। अगर आप मुझे बताएंगे तभी मैं आप नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ाऊँगी क्लास 10th का। आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई रोक दी जाए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर जगह काम आएंगी, चाहे वो छोटी क्लासेस हों, चाहे आप आगे किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, हमेशा कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, और कंसेप्चुअल चीज़ें आपको 6 to 12 तक की बुक में ही मिलेंगी। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको 6 to 12 तक की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।